डियर एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का मनु एकेडमी के वीकली करंट अफेयर में। और ये करंट अफेयर की वीडियो हमारी हर संडे को आती है और इसमें मैं पिछले पूरे वीक के वो क्वेश्चन डिस्कस करता हूं जो मुझे लगता है कि आपको जानना ही चाहिए। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसको जाने बिना। तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे कुछ 12 टू लेके 15 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। वैसे तो करंट अफेयर में आप जितना पढ़ लो उतना कम ही है, बट कम से कम इतना तो आपको जानना ही चाहिए। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए वीडियो की पीडीएफ के लिए। और आपके गपशप, आपकी कहानी, आपके डिबेट, आपके क्वेश्चन डिस्कशन के लिए ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सारे प्लेटफॉर्म हैं, यहाँ पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच बैंक इज एथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इशू एंड इन कैश इलेक्टोरल बॉन्ड। मतलब एक बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है जो बेसिकली इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करते हैं, और वहां से जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो इलेक्टोरल बॉन्ड को कैश कर पाती हैं। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है आप सभी को पता होगा। जिनको नहीं पता है थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं। कुछ टाइम पहले पार्टीज को डोनेशन के नाम पे एक रिफॉर्म्स लाया गया था, जिसे कहा गया है कि इससे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको जो डोनेशन आ रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी आई थी। अब कितना ट्रांसपेरेंसी आई है इस पे अगेन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जब कभी हम इलेक्टोरल बॉन्ड को डिस्कस करेंगे, वैसे मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी डिस्कस करूं क्योंकि अभी इलेक्शन आया है, तो हम देखेंगे कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड का क्या इम्पैक्ट होता है। और ये इलेक्टोरल बॉन्ड अभी 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक के लिए ओपन किया गया है। अभी आपको पता है रिसेंटली इलेक्शन का अनाउंसमेंट भी हुआ है, तो अगर आप भी चाहते हो किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना तो दे सकते हो। अगर आप मन से नहीं देना चाहते और ज्यादा कमाते हो तो टैक्स में बचने के लिए दीजिए। यहाँ पे बहुत सारी धांधली भी हो रही है। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। पॉलिटिकल पार्टी को जो आप टैक्स देते हो ना, इनकम टैक्स का जो सेक्शन 80 GGB है, मतलब 80 GGB, इसके तहत आप 100% इनकम टैक्स रिडक्शन क्लेम कर सकते हो। ठीक है। अब आप कहोगे कि ये बात तो ठीक है, बट पॉलिटिकल पार्टी को जो आप पैसा देते हो उस पे पॉलिटिकल पार्टी को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। जो पॉलिटिकल पार्टी है अंडर सेक्शन 13A, वो एग्जेम्प्टेड है, उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। फिर कहोगे ये सब तो ठीक है, इसमें धांधली कहाँ पे होगी। देखिए धांधली ऐसे होती है कि आदमी ये है, इसको टैक्स देना है, तो ये पॉलिटिकल पार्टी से कहता है भैया आपकी तो इनकम कितना भी हो आपको तो टैक्स देना नहीं है। चाहे कोई डोनेशन दे रहा हो, आप अपने मेंबरशिप पे ले रहे हो, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कहीं से पैसा आप कमा रहे हो, आपको तो कोई टैक्स देना नहीं है। तो हमसे क्या करो, 1 लाख रुपया ले लो, हम 1 लाख पे टैक्स क्लेम कर लेंगे। और बाद में ये 1 लाख में 10,000, 10,000, 5,000, 20,000 जो भी इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग हो कट करके बाकी पैसा इनको रिटर्न कर देते हैं। इनको ये भी हो गया कि इन्होंने 1 लाख का टैक्स दिया है, टैक्स में रिडक्शन, मतलब इनको जो टैक्स देना था उसमें रिडक्शन भी मिल गया, और बाद में अपना पैसा भी वापस मिल गया। पॉलिटिकल पार्टी को भी कुछ फायदा हो गया, जितना भी फायदा हुआ यार। अब क्या होता है, हमारे इधर एक कहावत कहते हैं कि जो मंगनी, मतलब किसी से मांगा जाता है ना बैल, उसका दांत नहीं देखा जाता है। तो मांगने के बाद कुछ पैसा मिल रहा था, अब ये थोड़ा नहीं देखोगे कि कितना मिल रहा है। तो खूब कालाबाजारी चल रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड में एक ये भी है कि इससे पहले इसमें ट्रांसपेरेंसी थी कि पॉलिटिकल पार्टी को कौन कितना फंड दे रहा है ये पता चलता था। इलेक्टोरल बॉन्ड में ये पता नहीं चलेगा। आप आरटीआई करोगे, इसको आरटीआई के बाहर कर दिया गया है, क्योंकि कहा जाता है जो बेसिकली हमारी सीआईसी है जिसे हम कहते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जो बेसिकली हमारे आरटीआई एक्ट को इम्प्लीमेंट करता है, वो कहता है भाई इससे जो आरटीआई के जो सेक्शंस है ना उनका वायलेशन होता है। राइट टू प्राइवेसी है ये, मतलब जो डोनेट कर रहा है उसका भी और जो ले रहा है उसका भी, उसका ये प्राइवेसी है, आपको नहीं पता चलना चाहिए, ये लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। अब इसका इम्पैक्ट देखो। और एक और चीज है कि पहले जो हमारे कॉर्पोरेट हाउसेज हैं उनके ऊपर कैप था 7.5% का उसके इनकम का, इससे ज्यादा डोनेशन वो नहीं दे सकते थे। अब ये कैप हटा दिया गया है। तो आप सोच के देखो कि किसी भी कॉर्पोरेट आदमी को किसी पार्टी को डोनेशन दे रहा है, नहीं पता चलेगा किसी पब्लिक को। अब ये आदमी चाहता है सरकार को खरीदना या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी पे इन्फ्लुएंस जमाना, किसी सांसद, किसी पार्लियामेंटेरियन, किसी के ऊपर खूब ढेर सारा डोनेशन दे देगा और कहेगा भाई पॉलिसी हमारे फेवर में बनाओ। पब्लिक को पता नहीं चलेगा कि ये जो पॉलिसी सरकार बना रही है तो पब्लिक के इंटरेस्ट में है ही नहीं, फिर क्यों बना रही है। आप चिल्लाते रहोगे, चीखते रहोगे, भाई नहीं बनाना, हम प्रोटेस्ट करेंगे, मगर सरकार ने तो यहाँ से पैसे लिए हैं। या यहाँ पे सरकार का मतलब किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को मैं नहीं कह रहा हूं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो उसको कॉर्पोरेट हाउस इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कैप था पहले अब नहीं है। तो इस तरीके से बेसिकली कॉर्पोरेट का आप ये कह सकते हो दबदबा हो सकता है। तो बहुत सारा क्रिटिसिज्म है इलेक्टोरल बॉन्ड का,
कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर है एसबीआई। हाँ, एक चीज और कि किसने पैसा दिया है, किसको दिया है, ये किसी को पता नहीं चलेगा, मगर एसबीआई को पता रहेगा। अब जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है वो एसबीआई से मांग लेगी, क्योंकि एसबीआई की गवर्निंग बॉडी कौन होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे अरे लाओ देखें यार कौन किसको कितना पैसा दिया है, तो उसको पता चल जाएगा कि अच्छा ये कॉर्पोरेट हाउस है, इनको ज्यादा पैसा दे रहे हो बेटा, हमको कम दे रहे हो, रुको तुमको बताते हैं, तुम्हारे ऊपर लगेगा इनकम टैक्स का थप्पा। तो ये हो सकता है। यहाँ पे अगेन किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं हो रही है। आज बीजेपी पावर में है, बीजेपी इसका मिसयूज करेगी, कल कांग्रेस पावर में आएगी, कांग्रेस इसका मिसयूज करेगी। तो जो भी पावर में रहेगा वो मजे करेगा। खैर उनको मजा करने दो, आप भी पढ़ाई करो, आप भी सिस्टम का हिस्सा बनो और आप भी मजे करो। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन द कमेटी कंस्टिट्यूटेड टू द एग्जामिन द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021। आप सभी को पता है यहाँ पे जो गर्ल्स हैं उनका जो एज होती है मैरिज का वो 18 से बढ़ा के 21 किया जा रहा है। अब ये जो बिल है ये पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया है। पार्लियामेंट में बहुत सारी कमेटीज होती हैं जो अलग अलग मैटर को देखती हैं बेसिकली। ये आप कमेटीज के नाम देख रहे हो, बट एज सच ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी के लिए हम इस पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे 31 मेंबर की एक स्टैंडिंग कमेटी है जो बेसिकली लुक इनटू करेगी कि ये जो मैटर है एज बढ़ाना वो सही है कि नहीं है। बट इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि ये जो 31 मेंबर की कमेटी है ना, इसमें केवल एक फीमेल है। मैटर किसका डिस्कस किया जा रहा है भैया, फीमेल का। मगर फीमेल का मैटर फीमेल को डिस्कस करने के लिए नहीं दिया गया है। कई सारी जो पार्लियामेंटेरियन है उन्होंने क्वेश्चन मार्क उठाया भाई कि इसमें फीमेल्स को ज्यादा जगह मिलनी चाहिए, बहुत सारे फीमेल एमपीज हैं, मिनिस्टर्स भी हैं बहुत सारे फीमेल, उनको क्यों नहीं रखा गया। वो ज्यादा अच्छे से दर्द समझती है, बट क्या ही करें भैया, इंपावरमेंट कभी मांग के नहीं मिलता, आपको खुद ही इंपावर होना पड़ेगा। और वो जो एमपी हैं उनका नाम ध्यान रखना, जो ये टोटल 31 लोग हैं इनमें से एक महिला एमपी हैं जो बेसिकली टीएमसी से आती हैं, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी वाली पार्टी है। सुष्मिता देव नाम है, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि इस कमेटी में ओनली फीमेल मेंबर, उनका नाम क्या है, तो नाम है सुष्मिता देव। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ इस बात का कि कई जो पार्लियामेंटेरियन हैं फीमेल पार्लियामेंटेरियन वे वो बेसिकली लेटर लिख रही हैं कि इसमें ज्यादा फीमेल होनी चाहिए। एक लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ। प्रियंका चतुर्वेदी हैं, शिवसेना की राज्यसभा सांसद है, पहले कांग्रेस में थी बट कांग्रेस अच्छी नहीं लगी, शिवसेना में आ गई। कल शिवसेना अच्छी नहीं लगेगी किसी और में चली जाएंगी, पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं बदलते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच स्टेट हाई कोर्ट हैज बिकम द कंट्री फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट, तो वो है केरला। अच्छी बात है, इस टाइप की चीजें होनी चाहिए ना। इससे क्या होता है, दो चीजें, पहले तो ट्रांसपेरेंसी आती है कि अगर चीजें ऑनलाइन हो रही हैं सारा तो ट्रांसपेरेंसी आएगी। दूसरी चीजें ये होती हैं कि जिस पेपर बनाने के लिए जिस चीजों पे हम डिपेंडेंट है बेसिकली प्लांट पे, और प्लांटेशन हम कर नहीं रहे हैं बस कटिंग कर रहे हैं, तो वो भी एक फायदा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द डेडलाइन फॉर द केवाईसी। केवाईसी का मतलब होता है नो योर क्लाइंट या फिर कस्टमर, ठीक है। तो बैंक में केवाईसी करवाना है, सिंपल भाषा में कहें तो आपको अपना आधार कार्ड, पेड कार्ड मतलब एड्रेस प्रूफ, फोटो आईडी प्रूफ ये जमा करवाना होता है, आपके अकाउंट से इसको लिंक करना है ताकि पता चले कि आप हो कौन। तो इसकी डेडलाइन थी, फिर मई में इसकी डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया गया क्योंकि कोविड आ गया, अभी ओमिक्रॉन आ गया। तो हम जो अब लास्ट डेडलाइन है दैट इज मार्च 31 2022 हो सकता है इसको भी एक्सटेंड किया जाए, बट इससे पहले आप करवा लो, अदरवाइज आपका जो बैंक अकाउंट है उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च वेब पोर्टल पीएम एक्सलेंस अवार्ड। ये लॉन्च किया गया है, वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका मतलब ये नहीं समझ लेना है कि ये स्कीम अभी लॉन्च की गई है, ये स्कीम चल रही है 2006 से। बेसिकली ये जो पीएम एक्सलेंस अवार्ड है ना, ये दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट को या फिर किसी स्टेट या सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन को जिसने अपने काम में बेस्ट प्रैक्टिसेस को इन्वॉल्व किया है। और सरकार ने इसकी जो प्राइज मनी थी 10 लाख, अब उसको बढ़ा के 20 लाख कर दिया है, तो अभी के लिए प्राइज मनी है 20 लाख। अगर ये जो बेसिकली इनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट भी है उसको खोल के अबाउट के बारे में पढ़ोगे तो यहाँ पे इनके बारे में मेंशन किया गया है। कई सारे इसमें चेंजेस होते रहते हैं टाइम टू टाइम, जो कि होना भी चाहिए, बट अल्टीमेटली यही है कि जो जितना भी डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में, हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को इंस्ट्रक्शन है कि आपको इस अवार्ड में पार्टिसिपेट करना है। ये इंस्ट्रक्शन है, मैंडेटरी है अभी के लिए। हालांकि इससे पहले सरकार ने ये भी किया कि मैंडेटरी नहीं था तो भी लोग पार्टिसिपेट
कर रहे थे, और उसमें जो भी जिन लोगों ने भी पब्लिक वेलफेयर में बेस्ट प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट किया होगा उनको बेसिकली ये अवार्ड दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंडिया फर्स्ट यूनिक रॉक म्यूजियम हैज बीन इनॉग्रेटेड इन द सिटी ऑफ हैदराबाद, तेलंगाना। अब आप कहोगे कि भैया ये रॉक म्यूजियम बना के हम क्या करेंगे, रॉक का बेसिकली काम क्या होता है? तो आप सभी को पता है ना, रॉक मतलब स्टडी ऑफ मासेस। जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पे इतना पुराना रॉक मिला है, इससे स्टडी हुई थी, ये चीजें पता चली। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं ना कि जो अर्थ का इंफॉर्मेशन रिसोर्स है, रिसोर्स होता है, वो रॉक्स में होता है, जिसको स्टडी करके एनालिसिस करके चीजें पब्लिश की जाती हैं। तो उसी के सेंस में ये बेसिकली म्यूजियम बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? हैदराबाद में। नाम ध्यान रखना कहाँ पे, तो ये है नेशनल जियोग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में, ठीक है। तो ये दोनों तीनों ऑप्शंस आपको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्माइल स्कीम इज टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री। कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। स्माइल जो है इसका फुल फॉर्म होता है सपोर्ट फॉर द मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवहुड एंड द इंटरप्राइज। अब मार्जिनलाइज्ड ग्रुप क्या है? अभी देखो, इससे पहले भी इस पे डिस्कशन होता रहा है, बट जो कोविड आया है ना, तो इस पे डिस्कशन ज्यादा बढ़ गया है। अब ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जिसको जो सोसाइटी हमारी वो एक्सेप्ट नहीं करती है। जैसे कि ट्रांसजेंडर हैं। अब वो क्या करते थे? मांग के खाते थे, लॉकडाउन लग गया, लोग अपने लिए हैं, तो कौन सपोर्ट करेगा उनको? जैसे बेगर्स हैं या फिर प्रोस्टिट्यूट्स हैं, उन लोगों को कौन सपोर्ट करेगा? एक तो समाज भी उनको अच्छी नजर से नहीं देखता है। तो ऐसे जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं या फिर इंडिविजुअल हैं, सरकार ने कहा है कि हम उसको बेसिकली फैसिलिटेट करेंगे, रिहेबिलिटेशन का काम करेंगे, उनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, उनकी काउंसलिंग करेंगे, एजुकेट करेंगे और इकोनॉमिक सेक्टर से उनको लिंक करेंगे। तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। जिसको कोई नहीं पूछता है ऑब्वियसली सरकार, और खास करके ऐसी सरकार जो सोशल वेलफेयर पे चल रही हो, जहां की डेमोक्रेसी ऐसी हो, उसको तो पूछना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच टू टूरिस्ट एरिया हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द स्ट्रेटेजिक एरिया इन जम्मू एंड कश्मीर? तो इस पे भी थोड़ा बवाल मचा हुआ है, कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने रिसेंटली नोटिफाई किया है कि जो गुलमर्ग है और सोनामर्ग है, इसको बेसिकली स्ट्रेटेजिक एरिया में डाल दिया है। स्ट्रेटेजिक एरिया फॉर द स्पेशल यूज ऑफ मिलिट्री, ठीक है, क्योंकि मिलिट्री अब इसको यूज करेगी, तो बिना मिलिट्री के परमिशन के आप वहां पे जा नहीं सकते, घूम नहीं सकते, फोटोग्राफी नहीं कर सकते, रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। मतलब इन शॉर्ट जो मिलिट्री पावर है वो वहां पे लग जाता है। तो ये दोनों जो प्लेस हैं, इनको कहा जाता था कि ये बेसिकली एक टूरिस्ट प्लेस है, टॉप टूरिस्ट प्लेस है। और एक बेसिकली एक्ट बना था, जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट 1970, और इसको अमेंड किया गया 2020 में, और 2020 के अमेंडमेंट के बाद ये नोटिफिकेशन दिया गया है। तो दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है, मे बी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर लॉन्च NEAT 3.0। अब ये NEET का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर द टेक्नोलॉजिकल 3.0। अब कहोगे कि अलायंस किससे हो गया है? इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लॉन्च किया गया है, इसलिए इसका ऐसा नाम है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने काफी, आप कह सकते हो अराउंड अराउंड 253 करोड़ रुपीस के फ्री कूपन बांटे हैं फॉर द एजुकेशन। अब कैसा एजुकेशन? एक कूपन दिया जाएगा, और गवर्नमेंट ने ऑलरेडी मतलब आप कह सकते हो MOU साइन कर रखा है, जो ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो बेसिकली किसी भी टाइप के स्किल डेवलपमेंट पे कोर्सेज चलाते हैं। तो अगर इन कूपन के साथ वहां पे आप जाते हो तो आपको फी नहीं देना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट क्या है, जो हमारी टेक्निकल एजुकेशन है उसको इन्फ्यूज करने की कोशिश कर रही है सरकार। तो आप सभी को पता भी हो कि हमारे यहाँ धीरे धीरे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जो हमारे यहाँ पे आई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब उसके जो प्रोविजंस हैं, धीरे धीरे सरकार उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। हालांकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या है, हु इज द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर? तो यहाँ पे आप सभी को पता ही होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान है हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर। यहाँ पे वो सारी बातें मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच कंट्री इज रैंक्ड एट द टॉप? तो टॉप पे रैंक किया है टेस्ट में बेसिकली ऑस्ट्रेलिया ने, सेकेंड रैंक पाकिस्तान, थर्ड रैंक श्रीलंका, और इंडिया का है फोर्थ रैंक विद द पॉइंट ऑफ 53। क्योंकि हमारे यहाँ पे भाई पैसे मिल गए हैं क्रिकेटर्स को, तो उनको फुर्सत नहीं है एड से
और उसके बाद थोड़ी सी फुर्सत मिल जाती है तो आपस में लड़ाई कर लेते हैं। लड़ाई और पॉलिटिक्स से जब फुर्सत मिलेगी तो कभी टॉप रैंकिंग भी मिल जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 11 है, हु ओन द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 इन द इंग्लिश लैंग्वेज कैटेगरी। तो वो हैं नमिता गोखले। इनका नाम ध्यान रख लेना आप। और अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट से हो तो आपके स्टेट की जो लैंग्वेज है उसमें किसको मिला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी ध्यान रखना। किसके लिए मिला है, इनके नोवेल का नाम है थिंग्स टू लीव बिहाइंड। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। अब ये हैं कौन मैडम, इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। तो आपको पता नहीं है शायद, दूरदर्शन तो ऐसे भी लुप्त हो चुका है। दूरदर्शन पे एक प्रोग्राम आता था बेसिकली किताब नामा, उसको इन्होंने कंसेप्चुलाइज किया था और ये फाउंडर एंड को डायरेक्टर हैं जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के, और कई सारे नॉवेल्स इन्होंने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच कंट्री हैज बिकम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ये है इजिप्ट। अब जो ब्रिक्स है ना, ये नाम से आपको पता ही चल रहा होगा कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका बेसिकली मेंबर कंट्री हैं। और इन कंट्री ने मिलकर एक बैंक बनाया जिसे हम कहते हैं ब्रिक्स एनडीबी, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, जो बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम होते हैं उनको फाइनेंस करता है। तो उसका नया मेंबर बना है इजिप्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वेयर इज द मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। तो वो है मेरठ। क्रांति वाला प्रदेश आपको याद होगा ना, पहली जब क्रांति हुई थी। और एक चीज और आपको ध्यान रखना है, मेजर ध्यानचंद जी काफी न्यूज में है क्योंकि अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को रीनेम कर दिया गया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु वाज नेम्ड जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर। तो ये हैं दिनेश सिद्दीकी जी। इनका नाम या फोटो आप लोगों ने खूब देखा होगा। ये गए थे अफगानिस्तान रिपोर्ट करने और यहाँ पे उनको तालिबान ने मार दिया। खैर इतना डेंजर में गए थे इसलिए इनको बहुत अप्रिशिएट किया गया और इन्हीं को अवार्ड दिया गया, दैट इज जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का। ये अवार्ड देते हैं मुंबई प्रेस क्लब। अभी ये अवार्ड मुंबई में बेसिकली ऑर्गेनाइज किया गया था और चीफ जस्टिस जो हमारे देश के हैं वो यहाँ पे चीफ गेस्ट थे, और ये रही उनकी फोटो। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड द 5 ईयर प्लान टू बिकम अ सेंटर ऑफ वर्ल्ड रोबोटिक्स इनोवेशन। तो ऑब्वियसली इस टाइप के काम कौन कर रहा है आजकल, चाइना। हालांकि जो चाइना का पेपर है ग्लोबल टाइम्स, एक प्रोपेगेंडा अखबार भी है, फिर भी मैं उसकी एक फोटोग्राफ दिखाता हूं जिन्होंने बेसिकली आर्टिकल पब्लिश किया हुआ था। ये जो बेसिकली उनका प्लान है और ये फोटोग्राफ्स लगाया हुआ था। आर्टिकल में बहुत सब कुछ मेंशन है बट कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं। इनका कहना है कि 2025 तक हमारे यहाँ जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं डिजिटलाइजेशन का इंडस्ट्री के, जैसे आईओटी लगाना, ऑटोमेशन करना, जो दूसरी टेक्नोलॉजी आ रही हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की, ये सारी टेक्नोलॉजी विथ 5G नेटवर्क जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं 75 से 80% इंडस्ट्री जो हैं उनको उनमें हम ये इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो चाइना बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी की दुनिया में आगे बढ़ रहा है, बढ़ नहीं रहा अभी, स्टिल है, कब्जा कर रखा है। आप देख पाओगे लोग, देश लिटरली लड़ रहे हैं कि इनकी 5G टेक्नोलॉजी मत लो, पर दूसरे देश पूछ रहे हैं किसका लें। भाई कोई देने वाला ही नहीं है, कोई अल्टरनेटिव ही नहीं बचा है, जो अल्टरनेटिव है वो बहुत महंगे हैं। तो चाइना को कोई कम्पीट नहीं कर पा रहा है। लेट्स सी फ्यूचर में ये क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च द नेशन वाइड 100 डे रीडिंग कैंपेन। अब मेरे हिसाब से इस टाइप की कैंपेन बहुत ज्यादा जरूरी है, खास करके ऐसे देश में जहाँ के युवा रील्स बनाने में और गेम के नाम पे वीडियो गेम खेलने में बिजी हो, जहाँ पे लगता हो कि इंपावरमेंट बस इसमें है कि आप ठुमके लगाओ और उस पे लाइक्स मिले। तो उस केस में इस टाइप की कंपेन करना चाहिए, लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि भैया इसके बाहर भी दुनिया है जो इससे ज्यादा जरूरी है। तो बेसिकली सरकार वो काम कर रही है और यहाँ पे उन्होंने वो बेसिकली कुछ बुक्स के नाम्स भी दिए हैं कि ये पढ़िए, रीडिंग हैबिट बढ़ाइए, स्पेशली बच्चों पे ज्यादा ध्यान देना है। और ये कंपेन है पढ़े भारत के नाम से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पढ़े इंडिया नहीं, पढ़े भारत के नाम से इसको लॉन्च किया गया है, बहुत जरूरी है। आप अपने आसपास भी देख लो, इवन खुद को भी देख लो कि हम कितना एडिक्टेड होने जा रहे हैं। हम एडिक्टेड हैं बट सारा जो प्रोडक्ट है वो किसका यूज करते हैं, बाहर के कंट्रीज का, खुद कुछ नहीं बनाते। खैर इसी नोट पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।